हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद ईज टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एबीसी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, बैलेंस शीट दी गई है जिस टाइम पर ये तीनों पार्टनर डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म को। किस तरह से एसेट्स को बेचा गया, लाइबिलिटीज को पे किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको बनाने नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट्स में आपको क्या क्या बनाने, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड में बनेगा बैंक अकाउंट। तो ये तीनों के फॉर्मेट जल्दी से तैयार कर लो ताकि आप साथ के साथ पोस्टिंग कर सको। इसी सीक्वेंस में आपको अकाउंट बनाने हैं। डिसोल्यूशन के चैप्टर में, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो अकाउंट्स बनाने हैं वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही बनाने हैं। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर से कोई लोन लिया या दिया है तो वो बनेगा। थर्ड नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बनेगा बैंक या कैश। तो ये ध्यान करके आपको इसी तरह से सीक्वेंस में सारे फॉर्मेट बना के तैयार करो और अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सबसे पहले डेबिट साइड पर सभी एसेट्स को लिखोगे। डेटर्स आपके आ जाएंगे 40,000, स्टॉक 60,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, मशीनरी 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके लिखे जाएंगे 3200 रुपए। बेशक अब आप इससे कैश का रियलाइजेशन नहीं कर सकते, जिसको आपने पहले से पेमेंट कर दी है ताकि आप उससे सर्विसेज ले सको, वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। आपको इसमें वापस पेमेंट नहीं मिलेगी, आप उससे सिर्फ सर्विसेज ले सकते हो। तो इससे आपको रियलाइजेशन तो कुछ नहीं हो रहा, या पॉसिबिलिटी है बहुत रेयर केस में आपको मिल जाए। लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है, एक एसेट है तो आप इसको जरूर लिखोगे। गुडविल, गुडविल भी आपकी कवर होगी 38,800 रुपए। क्लियर है। अब आप आ जाओ लाइबिलिटी साइड पर। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो आप नहीं लिखोगे। लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटसाइड लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कवर होगा। बैंक का लोन है एक तरह से जिसकी आपको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स 86,000 और प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी आपकी लाइबिलिटी है जिसे आप यहाँ पर लिखोगे 18,000। ये प्रोविडेंट फंड आपका जो सैलरी का एक पार्ट होता है जो आपको अपने एम्प्लॉयज को पे करना है, वो आप यहाँ पर साथ ही साथ लिखोगे। आपको ये लाइबिलिटी डिसॉल्व करते हुए फर्म को पे करनी है। अब देखो यहाँ पर एसेट्स को किस तरह से रियलाइज किया। फर्स्ट पॉइंट को रीड करो। यहाँ पर बी को अपॉइंट किया है कि वो सारे एसेट्स को रियलाइज करेगा। एसेट्स को बेचकर जो भी पेमेंट मिलेगी वो ये काम ये करेगा, जिसके लिए उसको 5% अमाउंट मिलेगा। कौन सी रियलाइजेशन पर, जो डेटर से पेमेंट मिलती है, स्टॉक को बेच करके मिलता है या मशीनरी को बेच करके मिलता है, ये तीनों की अमाउंट मिल करके जो अमाउंट बनेगी उसका 5% अमाउंट आप उसको दोगे। बाकी का खर्चा वो बियर करेगा। अगर और कोई खर्चा होता है इन सब काम को करने में, उसका जो खर्चा होता है, किसी को कमीशन देना है, कोई और कार्टेज देनी है, वो सारा खर्चा कौन करेगा, बी करेगा। अब देखो डेटर्स आपको कितने में रियलाइज हो रहे हैं। डेटर्स आपको 2,000 तो आपके डूब गए हैं, 2,000 डूब गए हैं। 40,000 में से 2,000 डूब गए, तो इसका मतलब बाकी का पैसा तो आपको मिल गया है ना। तो डेटर्स से पेमेंट आपको मिल रही है 38,000, स्टॉक आपका 36,000 में और मशीनरी 46,000। तो तीनों चीज को आपको पेमेंट कितनी मिल रही है बेच करके, 1,20,000। तो ये बैंक पे पेमेंट आएगी। हम कैश या बैंक में से बैंक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब आपकी ट्रांजेक्शन सारी बैंक के थ्रू होगी। कोई और अकाउंट नहीं लिखा तो हम बैंक ही लेंगे। तो यहाँ पर लो आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट, एसेट से रिलेटेड पेमेंट आ रही है आपको 1,20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। साथ ही साथ जो आपने बैंक का फॉर्मेट तैयार किया है उसमें लिखो। ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, लेकिन एसेट्स को बेचकर जो आपको पेमेंट मिली है उसे आप डेबिट साइड पे लिखो 1,20,000। इसके बाद आपने जो कमीशन कमीशन जो बनता है इसका बी का, वो आपको पे करना है 5%। 1,20,000 का कितना आएगा, 6,000। तो 6,000 आपको बी को पेमेंट करनी है, अभी आपने नहीं की। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 6,000 रुपए। फर्म के बिहाफ पर वो ये
जो कमीशन इसको पे किया जाना चाहिए वो भी नहीं पे किया, तो इसके कैपिटल अकाउंट में आप इसको क्रेडिट करोगे। फॉर्मेट तैयार है, ओपनिंग बैलेंसेस लिखो और यहाँ पर आपका जो बी का कमीशन बनता है, बी का 5% का जो वो खर्चा बनता है, वो आप यहाँ पर इसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 10,000 की, जो कि ए ने टेक ओवर कर लिया 8,000 में। अनरिकॉर्डेड एसेट है, मिली है, और जो पार्टनर ले रहा है उसके अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। आप इसको रिकॉर्ड करोगे रियलाइजेशन, चाहे अनरिकॉर्डेड है लेकिन आपको मिल रही है, आपने बाहर किसी और लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ नहीं की, एक पार्टनर एक तरह से इसको परचेज कर रहा है, तो आप इसे जिस अमाउंट में वो परचेज कर रहा है वही लिखोगे, 10,000 नहीं। तो यहाँ पर आप लिखो बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,000 से आपने उस रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा, और यहाँ पर एसेट ले रहा है तो यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखो एज कैपिटल अकाउंट, उसने अभी फर्म को पेमेंट नहीं की तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 8,000 से, जिस अमाउंट से उसने ली है उसी अमाउंट से आप लिखोगे। साथ ही साथ यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी आप लिखो, पोस्टिंग हो जाएगी डेबिट साइड पर। अब नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी 20,000 की थी, 25,000 की मार्केट वैल्यू में आपके 20,000 रुपए बनते हैं उसके, जो कि एक क्रेडिटर ने ले लिए। एक क्रेडिटर है जिसको आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स दे दिए, उसने ले ली है, तो हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पर क्रेडिटर्स कितने सेट ऑफ हुए हैं, 20,000 ही सेट ऑफ हुए हैं। 20,000 के क्रेडिटर्स थे, 20,000 में उसने आपके इन्वेस्टमेंट को ले लिया, और बाकी के जो बचे हैं क्रेडिटर्स, कितने बचे हैं, 66,000 बच जाएंगे ना। 86,000 में से 20,000 को तो आपने इन्वेस्टमेंट दे दी, 66,000 बच गए। 66,000 में भी अब जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 6,000 का डिस्काउंट मिला, तो 66,000 के क्रेडिटर्स को आपने कितने की पेमेंट किए, 60,000 की। इसके बाद आपके पास कौन सी लाइबिलिटीज रह गई है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसके बारे में नहीं लिखा तो आप पेमेंट करोगे। प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो ये भी आप पेमेंट शो करोगे। जब कोई भी लाइबिलिटी ऐसी है जिसके बारे में आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको पे किया है नहीं किया, कितना पे किया है, तो आप यही लेके चलोगे कि उसकी हमने सारी पेमेंट की है, पूरी पेमेंट की है। तो 99,000 अब आप बैंक से पेमेंट दिखाओ यहाँ पर, तो बैंक अकाउंट 99,000 डेबिट साइड पर शो करोगे। लाइबिलिटीज की पेमेंट खर्चे जो भी है आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड पर, साथ ही साथ बैंक में यहाँ पर दिखा दो, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज 99,000। नेक्स्ट है अब आपका, यहाँ पर देखो ये भी हो गया आपका इन्वेस्टमेंट वाला। इसके बाद ऑफिस टाइपराइटर है जो कि आपने बुक्स में शो नहीं किया, लेकिन उसको बेच करके आपको 20,000 रुपए मिले, तो ये आपके बुक्स में आएगा। ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया, एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसके लिए आपको अमाउंट मिल रही है बेच करके, तो ये आपके लिए फायदा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप प्रॉफिट को कवर करोगे, जो भी आपको एंड टाइम पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो आप सारा रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट टाइपराइटर 20,000 रुपए, 20,000 रुपए टाइपराइटर को बेच करके मिल रहा है, तो यहाँ पर बैंक में भी 20,000 रुपए की पेमेंट दिखा दो, आपको रिसीव हो रही है डेबिट साइड पर। ये भी हो गया। इसके बाद आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 6,000 रुपए के, ठीक है, जो कि आपने 4500 रुपए में सेट ऑफ कर दी। बैलेंस शीट में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब है ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसकी आपने पेमेंट कितने में की है, 4500 रुपए। तो जो पेमेंट की है वही आप लिखोगे, 4500 रुपए टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 4500 रुपए की पेमेंट कर दी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जितने में सेट ऑफ हो रही है, जितने में आपको पेमेंट करनी पड़ती है वही लिखोगे। पेमेंट साइड पर यहाँ पर लिखो बैंक अकाउंट में 4500 रुपए आपने पेमेंट कर दी। लास्ट में अब यहाँ पर देखो, जो 2,000 रुपए आपके वहां पर लिखे हुए थे एक्सपेंसेस, जो आपके रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस बी ने किए, क्या आप उसको लिखोगे, नहीं, वो आपके नहीं लिखे जाएंगे। आपने बी से एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप उसको 5% एक तरह से कमीशन दे रहे हो, उसका रेम्यूनरेशन दे रहे हो, बाकी का खर्चा उसकी जिम्मेवारी है, वो बियर करेगा, यही लिखा है ना फर्स्ट पॉइंट में। तो जो खर्चा है 2,000 का वो बी की जिम्मेदारी थी, वो करेगा, आप उसे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करोगे, आपने तो उसको पेमेंट कर दी है,
₹6000 की, वही आप इसको लिखोगे। क्लियर है? तो ये जो कंफ्यूजन होती है, जो मिस्टेक कर देते हो, वो आपको नहीं करनी। ध्यान रखना है क्वेश्चन में, हर पॉइंट को अटेंटिव होकर के अटेंड करना। अब बारी आती है प्रॉफिट या लॉस चेक करने की। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कि लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है 83,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो तीनों पार्टनर्स का जो शेयर बनेगा उनके कैपिटल अकाउंट का आप डेबिट करोगे। क्लियर है? और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और एंड में लिखो टोटल। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो लॉस आया आपका रियलाइजेशन अकाउंट का, यहाँ लॉस ट्रांसफर करो, डेबिट साइड पर लिखो। अब बारी आ जाती है पार्टनर्स को पेमेंट करने की। जितना जिसका बैलेंस बनता है उसको पे करना है, और देखना है किसी से फर्म का बैलेंस बनता है, किसी का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो फर्म उससे पेमेंट लेगी। तो सी का डेबिट बैलेंस आ रहा है, वो फर्म को पे करेगा 41,700। और यहाँ पर ए और बी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो उनको पेमेंट की जाएगी, फर्म उनको पेमेंट करेगा। कितनी कितनी? 63,600 और 14,600। एंड में टोटल लिखो। ये अकाउंट भी क्लियर हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब बारी है बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट रिसीव की सी से, और पेमेंट की ए और बी को, दोनों की पेमेंट लिख दो। यहाँ पर अब आप चेक करो कि आपका कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आपको बेफिक्र होकर के अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करना है कि हाँ, मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो गया है, करेक्ट हो गया, फुल मार्क्स पक्के हैं। वर्किंग नोट के साथ सीक्वेंस में बनाना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो आपके मार्क्स क्यों कटेंगे? आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहना, प्रैक्टिस जारी रखनी है आपको। डाउट या कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट पर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। Goodbye and take care.